हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल आरपीएससी ड्रीमर पार्ट टू सक्सेस। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रख रहे होंगे। आज के इस महत्वपूर्ण टॉपिक में आपका स्वागत है। आज हम जो मध्यकालीन राजस्व प्रणाली है राजस्थान की, उसके बारे में पढ़ेंगे। और ये टॉपिक जो है राजस्थान की विभिन्न परीक्षाओं में अति महत्वपूर्ण है, जिसको एस्पिरेंट्स जो है अक्सर इग्नोर कर देते हैं। ये देखा गया है कि ये टॉपिक की इंपॉर्टेंस को हम अंदाज़ा जो है हम इस बात से लगा सकते हैं कि आरएस प्रीलिम्स के अंदर इसमें 2016, 2015, 2013, 2008, 2001 तथा विभिन्न परीक्षाओं में जो है इससे लगातार निरंतर प्रश्न पूछे गए हैं। तो हम इस टॉपिक को जो है विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे और इस टॉपिक को मैं चाहूँगा कि 2 या 3 पार्ट्स के अंदर मैं आपको डिलीवर करूँ, जिसमें हम राजस्व व्यवस्था के 2 या 3 लेक्चर्स डालेंगे। उसके साथ साथ फिर हम सामंत प्रणाली के डालेंगे और उस आधार पर हम जो है इस चैप्टर को कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। तो अब शुरू करते हैं जो मध्यकाल की राजस्व प्रशासन है राजस्थान का, उसके बारे में। मेरा नाम कुलदीप सिंह है और ये मेरा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। तो हम शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन से अगर हम देखें राजस्थान में मध्यकालीन राजस्व प्रणाली के बारे में, तो सबसे पहले अगर हम देखें कि भाई मध्यकाल में जो है जो राजस्व का जो एकत्रण किया जाता था, वो जो है मुख्यतः किससे किया जाता था, वो था एग्रीकल्चर, उसका बेसिस था। यानी कि जो है कृषि पर अत्यधिक निर्भरता हुआ करती थी। तो कृषि तथा कृषि राजस्व जो है ये आय का प्रमुख स्रोत के रूप में इसको जाना जाता था। ठीक है, इस समय जो है जो राजा हुआ करता था वही क्या था, भूमि का मालिक भी था और वही जो है उसको भूमिपति के रूप में जाना जाता था। यानी कि राजा को क्या जाना जाता था, भूमि पति के रूप में राजा को जाना जाता था। ठीक है, तो एग्रीकल्चर जो है वही एक रेवेन्यू का मेन सोर्स के रूप में जाना जाता था। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं आगे। तो भूमि की स्वामित्व के आधार पर, यानी कि अगर हम बात करें ओनरशिप के बेसिस पे, जो है हम देखते हैं भूमि कितने प्रकार की हुआ करती थी। तो मध्यकाल में जो है ओनरशिप के बेसिस पे जो भूमि है वो खालसा, जागीर, शासन और भूम, ये 4 प्रकार की भूमि जो है हुआ करती थी। खालसा, जागीर, शासन और भूम। खालसा और जागीर के बारे में हम विस्तृत रूप से, भूम के बारे में विस्तृत रूप से देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अपन शासन भूमि की। तो ये जो शासन भूमि थी, ये शासन भूमि जो है ये धर्मार्थ के कार्य के लिए, यानी कि किसी चैरिटेबल वर्क के लिए, धर्म अर्थात जैसे चारण हो गए, भाट हो गए, इन सबको जो है दान के रूप में दी जाती थी। तो इस भूमि को जो है क्या कहा जाता था, इस भूमि को कहा जाता था शासन भूमि, जिस पे किसी भी प्रकार का जो टैक्स है, टैक्स हम नहीं लिया करते थे। इस पर कोई किसी भी प्रकार का जो है टैक्स नहीं लिया जाता था। ठीक है, तो ये कुछ 4 प्रकार की भूमि थी स्वामित्व के आधार पर। ठीक है, कौन कौन सी, खालसा, जागीर, शासन और भूम। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं भू राजस्व प्रणाली की। तो अब हम देखते हैं जो राजस्थान का जो भू राजस्व व्यवस्था है, लैंड रेवेन्यू सिस्टम है, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो राजस्थान का जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम है वो जो मुगल काल की जो राजस्व व्यवस्था थी, लैंड रेवेन्यू सिस्टम था, उससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित था। क्योंकि मुगलों का डायरेक्ट आधिपत्य जो है यहाँ पे हुआ करता था। यहाँ के जो राजा थे वो उनके अधीनस्थों के रूप में कार्य करते थे, तो इस वजह से इस पर प्रभाव देखने को मिलता है। तो अगर हम बात करें भूमि का वर्गीकरण, जो क्लासिफिकेशन ऑफ लैंड है, उसके आधार पर हम जो है 3 भागों में बांट सकते हैं। रेवेन्यू, जो अनुदानित भूमि है, अनुदान के माध्यम से जो दी गई है वो भूमि, और प्रोडक्टिविटी के बेसिस पे। तो 3 आधार पर जो है हम भूमि का वर्गीकरण कर सकते हैं। तो रेवेन्यू के बेसिस पे अगर हम देखें तो रेवेन्यू के बेसिस पे खालसा थी, जागीर भूमि थी, इजारा थी और भूम थी। इसके अलावा भी कुछ अन्य वर्गीकरण होंगे, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। और उसके बाद आता है अनुदान के आधार पर, यानी कि जो ऐसी भूमि जिसको किसी भी प्रकार से जो है छूट प्राप्त थी या फिर अनुदान के रूप में जो है वो दी जाती थी, तो उसको हम जो है क्या कहते थे, ग्रांट बेस्ड जो लैंड कहा जाता था, या फिर इसको अनुदानित भूमि के रूप में जाना जाता था, जिसमें इनाम आती थी, डोली आती थी, पसातियाँ आती थी और डूम्बा आती थी। ठीक है, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। और उसके साथ साथ आता है प्रोडक्टिविटी के बेसिस पे, यानी कि उत्पादकता के आधार पर हम जो है भूमि का विभिन्न वर्गीकरण करते हैं। जैसे कि बीड़ की भूमि हो गई, बारानी हो गई, मगरा हो गई। मगरा से संबंधित एक तथ्य और है, मगरा क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम जो है राजस्थान में चलाया जा रहा है। तो इस संबंध में आपसे एक प्रश्न रहेगा मेरा कि आप जो है ये कब शुरू किया गया, इसके बारे में बताइए। इकोनॉमिक सर्वे का एक महत्वपूर्ण योजना के रूप में भी देखी जा सकती है, किन किन जिलों में ये चल रही है, उसके आधार पर आप प्रयास कीजिएगा इसको उत्तर देने का। ठीक है, इसके अलावा तलाई भूमि है और पीवल भूमि है। इस प्रकार की जो अन्य अन्य भूमियाँ हैं, इनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे आगे चल के। सबसे पहले हम बात करते हैं भूमि का वर्गीकरण जो है राजस्व, रेवेन्यू के बेसिस पे हम अगर भूमि के वर्गीकरण की बात करें तो सबसे पहले जो भूमि आती है वो आती है खालसा भूमि। तो खालसा भूमि जो है वो डायरेक्ट राज्य के नियंत्रण में थी, यानी कि जो राजा था वो उसके नियंत्रण में ये भूमि हुआ करती थी, और वो अपने अधिकारियों के माध्यम से, यानी कि जो स्टेट ऑफिसर्स हुआ करते थे राज्य के, उनके माध्यम से इसकी वसूली करता था। लगान का निर्धारण हो गया, ठीक है, लगान का निर्धारण करना, चाहे जो है उस पर वसूली करना, इन सभी चीज़ों के ऊपर जो है स्टेट का कंट्रोल हुआ करता था। ठीक है, तो ये चीज़ थी हमारे पास खालसा भूमि। खालसा के साथ आती है दूसरी भूमि जिसका नाम है जागीर। तो जागीर जो है वो यह भूमि या तो सामंत यानी कि फ्यूडल जो है फ्यूडल को दी जाती थी, या फिर जो है कोई अन्य व्यक्ति जो कि स्टेट की सर्विस कर रहे हैं, यानी कि स्टेट सर्विस में लगे हुए उन व्यक्तियों के लिए, या फिर जो सामंत हुआ करते थे राजा के, उनको जो है भूमि दी जाती थी उनकी सेवाओं के बदले में। तो ये मुख्यतः जो है 4 प्रकार की हुआ करती थी। जैसे सामंत,
हुकूमत, भूम और शासन। तो शासन के बारे में भी अपन ने इसके बारे में देखा था अपन ने कि जो पुण्यार्थ कार्य के लिए, जो कि चैरिटेबल वर्क्स के लिए जो दी जाती थी, उनके उसको कहा जाता था हमारे पास शासन वाली भूमि। इसके अलावा जो है सामंत भूमि के बारे में देखेंगे। तो सामंत भूमि जो है वो उसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं सामंत वाली भूमि की, ठीक है। तो सामंत यानी कि जो राजा के फ्यूडल लॉर्ड्स थे, उनको जो भूमि दी जाती थी, जिसपे ये इंडिपेंडेंट थे कितना टैक्स वसूल करना है, उससे संबंधित जितने भी चीज़ें हुआ करती थी उसका निर्धारण कौन करते थे, ये फ्यूडल लॉर्ड्स करते थे। उसको कहा जाता था सामंत की जागीर, ठीक है। और उसके बाद आती है हमारे पास जो अगला पॉइंट आता है हमारा, अब दूसरी आती थी हुकूमत की जागीर। तो हुकूमत वाली जो जागीर है, हुकूमत वाली जागीर जो है वो मुत्सदियों को दी जाती थी। ये किसको दी जाती थी? मुत्सदियों को दी जाती थी। अब ये मुत्सदी कौन होते थे? तो ये एक ऐसा अधिकारी वर्ग था जिसको जागीर प्राप्त हुआ करती थी, ठीक है। तो ये वो अधिकारी वर्ग थे, अधिकारियों की ही एक श्रेणी के रूप में इसको जाना जाता है, जिनको क्या प्राप्त थे, जिनको जागीर प्राप्त थी, उनको हुकूमत की जो है जागीर वगैरह दी जाती थी। तो ये सिंपल सी चीज़ें, सामंत और हुकूमत जागीर। तीसरी आती है भूम की जागीर। तो भूम की जागीर में हम जो है विस्तृत रूप से वैसे पढ़ेंगे, लेकिन भूम की जागीर जो है, जो भी व्यक्ति जो अपनी राज्य के लिए अपनी सेवाएँ देते थे या फिर जो है राज्य के लिए बलिदान करते थे, उनके लिए जो है ये दी जाती थी, ठीक है। और इसको एक बार साफ़ कर लेते हैं और उसके बाद अभी अपन बात करेंगे आगे। उसके बाद हम बात करते हैं शासन जागीर की। तो शासन जागीर क्या हुआ करते थे? तो शासन जागीर जो है वो किसी धर्म के लिए, यानी कि धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, या फिर कोई एजुकेशन में शिक्षा से संबंधित कोई बेहतरीन कार्य करता है, या फिर कोई साहित्यकार है, जैसे चारण हो गए, भाट हो गए, इन सभी को जो है जिस भूमि दी जाती थी उसको क्या कहा जाता था? शासन भूमि कहा जाती थी। और इस पर किसी भी प्रकार का जो टैक्स है वो इस पर नहीं लगता था। किंतु इस जो भूमि है इसको बेचने का अधिकार नहीं था, ठीक है। इस भूमि को क्या है? बेचने का अधिकार नहीं था। तो इसको बेचने का अधिकार जो है वो बेचने का अधिकार इसमें नहीं था, ठीक है। अब अगली आती है हमारे पास इजारा भूमि। तो इजारा भूमि के बारे में अगर हम बात करें तो इजारा भूमि को जो है या तो इसको ठेका भी कहा जाता था, इसका अन्य नाम क्या था? ठेका। इसका तो ये जो भूमि है इसका निर्धारण जो है, इसमें राजस्व का जो निर्धारण है वो पब्लिक ऑक्शन के माध्यम से किया जाता है, यानी कि सार्वजनिक नीलामी की जाती थी, नीलामी की जाती थी और नीलामी के आधार पर ही जो है इसमें निर्धारण किया जाता था। और उसमें भी जो व्यक्ति सर्वाधिक बोली लगाता था उसको हम कहते थे इजारेदार। इजारेदार के नाम से जो है ये व्यक्ति जाना जाता था जिसको ये इजारा भूमि मिलती थी, ठीक है। और बीकानेर में जो है इसको मुकाता के नाम से जाना जाता था। तो बीकानेर में इसको क्या जाना जाता था? मुकाता के नाम से इसको जाना जाता था, ठीक है। और ये जो है इस पर एक निश्चित कर जो है वो वसूल करता था, राज्य जो है इस पर एक निश्चित कर वसूल करता था, किंतु धीरे धीरे इसका प्रचलन जो है ख़त्म हो गया था। और ये जो इजारा है, ये इजारा के ऊपर एक नीचे की तरफ एक उप इजारा व्यवस्था भी स्थापित हो गई थी। उप इजारा व्यवस्था यानी कि एक इजारेदार के नीचे 3 से 4 जो है उप इजारेदार भी हुआ करते थे, जो कि किसानों से कर वसूल करते थे। इस वजह से अत्यधिक शोषणकारी हो गई थी, किसानों पर कर का जो भार है वो अत्यधिक हो गया था, ठीक है। ये सारी तथ्य अपन ने देखे। उसके बाद अपन बात करते हैं, इसके अलावा आती है भूम की भूमि। तो भूम जो है, भूम के बारे में हमने बात कर ली थी। भूम संबंधी यानी कि ऐसे व्यक्ति जिन्होंने राज्य के लिए अपना बलिदान दिया है उनको भूमि कहा जाता था, और उनको जो है अपनी सेवाओं के बदले जो भूमि मिलती थी उसको भूम की भूमि कहा जाता था, ठीक है। ये 4 चीज़ें हो गई। इसके अलावा भी 2-4 भूमि और भी थी, जैसे कि अगर हम बात करें गरुहाला। गरुहाला भूमि क्या हुआ करती थी? तो गरुहाला भूमि वो होती थी जो कि उच्च जातियों के जो व्यक्ति हुआ करते थे, उच्च जाति के व्यक्तियों को जो है राज्य के अधिकारियों को, उच्च जाति के व्यक्तियों को जो रियायत दी जाती थी, जो सब्सिडीज़ वगैरह दी जाती थी, उसको कहा जाता था दरुहाला, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, इसको आप नोट कर लीजिएगा बाद में। दरुहाला क्या था? दरुहाला एक प्रकार से क्या थी? रियायत थी, जो कि उच्च जाति के व्यक्तियों को दी जाती थी। और अब उसके बाद हम बात करते हैं, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। मुश्तरका क्या था? मुश्तरका क्या था? तो मुश्तरका मारवाड़ से संबंधित था, जिसमें जागीरदार और राज्य में जो है इसमें कुछ गांव ऐसे हुआ करते थे, इन गांवों को कहा जाता था, गांवों की एक ऐसी भूमि थी है जहाँ पर जो है जिसकी जो आय हुआ करती थी वो जागीरदार और राज्य में बांट दी जाती थी। यानी कि जो इसकी आय है वो राज्य प्लस जागीरदार, इन दोनों में जो है बांट ली जाती थी। उसको क्या कहा जाता था? मुश्तरका कहा जाता था। मुश्तरका से संबंधित भी तथ्य आपको याद रखना है। और एक चीज़ मैं आपको और बोलना चाहूँगा, इसके जो विस्तृत नोट्स हैं, ये अभी एक पीपीटी है जिसको मैंने आपके साथ शेयर किया है। इसके विस्तृत नोट्स अगर आपको अवेलेबल करवाने चाहिए तो आप मुझे जो है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं आपको जो है इन फ्यूचर इसके एक विस्तृत नोट्स, जिनको मैं व्याख्या के साथ जो है उसको एक्सप्लेन करके आपको जो है वो प्रोवाइड करवा दूँगा, जो आपके लिए सहूलियत हो जाएगी, ठीक है।
अब हम बात करते हैं अनुदानित भूमि, जो ग्रांट बेस्ड लैंड थी, इसको जो है हम क्या कहते हैं, अनुदानित भूमि कहा जाता है। या तो इसको अनुदानित भूमि कहते हैं या फिर इसको माफीदार भूमि कहते हैं। माफीदार भूमि के नाम से भी ये जानी जाती है, अनुदानित या फिर माफीदार भूमि, ठीक है। तो खालसा क्षेत्रों में कई सारी ऐसी अनुदानित भूमियाँ भी हुआ करती थी, जो विद्वान हुआ करते थे, जो विद्वान थे, यानी कि चारण हो गए, भाट हो गए, या फिर जो ऐसे ब्राह्मण हो गए, कवि हो गए, या फिर कोई संप्रदाय के जो संत महात्मा हो गए, उनको जो ये भूमि दी जाती थी उसको क्या कहा जाता था, अनुदानित भूमि के रूप में उसको जाना जाता था, ठीक है। उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो भूमि आती है वो हमारे पास आती है इनाम की भूमि। तो ये जो इनाम वाली भूमि थी ये टैक्स फ्री हुआ करती थी, यानी कि इस पर किसी भी प्रकार का जो है कर नहीं लगाया जाता था, और ये जो है राज्य की जो सेवा थी, राज्य की सेवा के बदले में जो है एक प्रकार से ये जो है भूमि प्रदान की जाती थी, इनाम वाली भूमि इसको कहा जाता था। और ये जो व्यक्ति है जिसको ये भूमि प्रदान की गई थी उसको क्या कहा जाता था, तो उसका नाम भी मैं आपको लिख लेता हूँ यहाँ पे, उसको कहा जाता था इनामदार, ईमानदार नहीं, इनामदार, ठीक है। ये दोनों चीज़ हुआ करती थी। उसके साथ साथ अगर हम बात करें, इनको किसी भी प्रकार से जो भूमि है इसको बेचने का हक इनके पास नहीं था, ये अधिकार नहीं था। ऑल्दो ये भूमि इनके हक में थी, इनको ये किसी भी प्रकार का इनको टैक्स नहीं देना पड़ता था, किंतु ये जो इनामदार थे ये अपनी भूमि को बेच नहीं सकते थे, इस इनाम भूमि को बेच नहीं सकते थे, ठीक है। फिर उसके साथ आता है पसातिया। ये पसातिया भूमि क्या थी, पसातिया भूमि थी वो व्यक्ति जो कि राज्य की सेवा के बदले में उनको जिनको दी जाती थी एक प्रकार से भूमि, इसको पसातिया कहा जाता था। किंतु पसातिया में एक मुख्य अंतर क्या था, पसातिया में एक मुख्य अंतर ये था कि जब ये व्यक्ति राज्य की जो सेवाएं दे रहे हैं उसकी जब समाप्ति हो जाती है उसके बाद ये भूमि जो है राज्य वापस ले लेता था, यानी कि ये जो भूमि है ये इन व्यक्तियों को वापस लौटानी पड़ रही है। इस प्रकार की भूमि को क्या कहा जाता है, पसातिया कहा जाता है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं आगे, तीसरी आती है डोली। तो डोली नामक जो भूमि थी ये चैरिटेबल वर्क्स जो करते थे जो व्यक्ति, उनके चैरिटेबल कार्यों के लिए जो पुण्य से संबंधित कार्य हुआ करते थे, धर्मादान हो गया, धर्मादान आदि जो कार्य किए जाते थे उसके बदले में इनको जो है ये दी जाती थी। इस पर किसी भी प्रकार का ना तो टैक्स लगता था, ना कोई भी असेसमेंट होता था। असेसमेंट यानी कि किसी भी प्रकार का मूल्यांकन इस भूमि पे नहीं होता था, ना ही किसी प्रकार से इस पर कर लिया जाता था। और ये जो है पर्टिकुलरली ये कौन देता था, तो ये जागीरदार दिया करते थे, ठीक है। इस भूमि को किसके द्वारा दिया जाता था, ये जागीरदारों के द्वारा इस भूमि को दिया जाता था। तो अब अपन चलते हैं आगे, और लास्ट भूमि आती है जिसका नाम है डूम्बा। डूम्बा जो है ये मारवाड़ के अंदर पाली और देसूरी वाला जो बेल्ट है, आपने जब ज्योग्राफी पढ़ी होगी तो इस बेल्ट को जो है गोडवाड़ वाला बेल्ट जो है कहा जाता है। सुकड़ी नदी के किनारे स्थित होने के कारण जो है ये गोडवाड़ वाला बेल्ट जो है कहा जाता है। तो यहाँ पर जो है सेटलमेंट जो हुआ करता था, यानी कि ये जो डूम्बा वाला जो क्षेत्र है ये मारवाड़ के आसपास पाली तथा देसूरी वाला जो बेल्ट है यहाँ पे हुआ करता था। यहाँ पर क्या किया जाता था कि जो राजा थे, मारवाड़ के शासक थे, इन्होंने एक ये जो लैंड है ये लैंड अलॉट की गई और यहाँ पे जो है व्यक्तियों को बसाया गया, यहाँ पे व्यक्तियों को बसाया गया और इनको यहाँ पे कृषि संबंधी कार्य करने की इनको इजाज़त दी गई। तो जब ये भूमि से पैदावार होना स्टार्ट होती है तो ये जो पैदावार का कुछ हिस्सा था ये राजा को वापस देना था और कुछ हिस्सा ये यहाँ पे जो किसान थे, यहाँ पे जो व्यक्ति थे वो अपने लिए रख लेते थे। तो यानी कि एक स्थायी रूप से जो कर दिया जाता था उस कर संबंधी चीज़ को ही क्या कहा जाता था, डूम्बा भूमि कहा जाता था। तो यानी कि आपको ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। तो आई होप आपको अभी तक क्लियरली चीज़ों को समझ में आ रहा होगा। इसको लास्ट में अपन एक बार क्विक रिवीजन भी कर लेंगे कि भाई भूमि के जो विभिन्न वर्गीकरण है उसके आधार पर अपन जो है किस प्रकार से अपन ने भूमियों को बांटा है और किन आधारों पर उसको बांटा है, उसके बारे में एक बार फिर से अपन रिवाइज कर लेंगे। तो ये हो सकता है स्टार्टिंग में अगर आपको थोड़ा सा इसमें डिफिकल्टी आए, लेकिन आप 2 या 3 बार इसका जब रिवीजन करेंगे तो आपको अल्टीमेटली ये चीज़ें अपने आप इस पर पकड़ बनेगी और आप धीरे धीरे इसको एग्जाम में भी अच्छा परफॉर्मेंस करोगे। अंत में हम ये चीज़ भी देखेंगे कि इससे संबंधित कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं हमारे पेपर्स के अंदर, चाहे RS प्रीलिम्स हो या फिर कोई अन्य एग्जाम्स हो, उससे संबंधित उन तथ्यों को, उन प्रश्नों को भी अपन सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। और अब अगला वर्गीकरण जो आता है भूमि का वो प्रोडक्टिविटी के बेसिस पे आता है। प्रोडक्टिविटी यानी कि उत्पादकता के आधार पर कैसा वर्गीकरण किया गया है। तो उत्पादकता के आधार पर जो वर्गीकरण है उससे पहले एक तथ्य हम समझ लेते हैं। वो तथ्य यह है कि सबसे पहले जो भूमि बंदोबस्त है, भूमि का जो बंदोबस्त किया गया था सर्वप्रथम राजस्थान के अंदर, वो किसके द्वारा किया गया था, तो वो 1807 के अंदर जो है जालिम सिंह नाम के जो व्यक्ति थे, जालिम सिंह, इनके द्वारा ये किया गया था। अब अगर आपने इतिहास थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो आपको ये पता होगा कि ये कोटा के दीवान हुआ करते थे, जालिम सिंह झाला इनका नाम था। इन्होंने सबसे पहले जो है कोटा राज्य के अंदर सबसे पहले भूमि बंदोबस्त करवाया था और भूमि बंदोबस्त को जो है लैंड सेटलमेंट कहा जाता है, ठीक है। ये सेटलमेंट का एक तरीका है जिसमें हम क्या करते हैं, जो भूमि है उसके अंतर्गत कितने प्रकार की भूमियाँ हैं, क्या वो भूमि जैसे गौरमा है, मौरमी है, पीवत है, जो भूमि के विभिन्न तरीके से वर्गीकरण करते थे उसी को भूमि बंदोबस्त सेटलमेंट के रूप में जाना जाता था, ठीक है। इसके बारे में लैंड सेटलमेंट के बारे में भी अपन बाद में पढ़ेंगे।
तो ये एक चीज़ हो गई। तो अब हम भूमि के वर्गीकरण के अंदर तथ्य देखें तो सबसे पहला आता है बीड़। बीड़ भूमि जिसको कहा जाता था। तो कोई नदी हो गया, कोई नाला हो गया, इसके आसपास की जो भूमि हुआ करती थी इसको बीड़ के नाम से जाना जाता था, ठीक है। तो इस भूमि को क्या कहा जाता था? इस भूमि का नाम था बीड़, ठीक है। दूसरी आती थी माल भूमि। ये माल भूमि क्या थी? तो माल भूमि थी ब्लैक सॉइल, यानी कि काली मिट्टी से संबंधित जो थी। काली मिट्टी आपको पता ही है कपास के उत्पादन में सहायक है, इसको रेगल मृदा भी कहते हैं, जिसके बारे में आपने ज्योग्राफी के अंदर पढ़ा भी होगा। और काली मिट्टी से संबंधित तथ्य ये भी है कि कोटा हो गया, जो हाड़ौती वाला जो हमारा बेल्ट है, हाड़ौती वाला जो बेल्ट है, हाड़ौती वाले बेल्ट के अंदर कपास की खेती अच्छी होती है, वहाँ पे काली मृदा बहुत अच्छी पाई जाती है, स्वतः जुताई वाली। तो इसके बारे में आपने पढ़ा होगा, तो इसके बारे में बता देता हूँ आपको। इसके बारे में ये भी एक तथ्य है कि यह स्वतः जुताई वाली मिट्टी के रूप में इसको भी जाना जाता है, ये जो ब्लैक सॉइल है हमारी। तो ये तथ्य के बारे में मुझे लगता है आपको इस तथ्य के बारे में जानकारी होगी। तो अभी हम आगे चलते हैं। इसके आगे आता है बारानी। तो बारानी भूमि जो है ये क्या भूमि हुआ करती थी? ये जो है पूर्णतः जो है वर्षा पर आधारित थी। पूर्णतः किस पर आधारित थी? वर्षा पर बेस्ड ये भूमि थी। यहाँ पर किसी भी प्रकार की सिंचाई जो है, सिंचाई इरिगेशन फैसिलिटीज़ जो है यहाँ पे नहीं थी। सिर्फ ये कम्प्लीटली किस पे डिपेंड है? रेन डिपेंडेंसी इसकी बहुत ज़्यादा है। तो इसी को क्या कहा जाता है? बारानी के नाम से जाना जाता है। फिर अगला आता है तलाई। तलाई का नाम आपने बहुत बार सुना होगा। तलाई जो होती है, तालाब का जो लोअर पार्ट होता है, इसको पेटा कहा जाता है। तो तालाब के पेटे में जो है क्या, यहाँ पर जो है इस प्रकार की जो भूमि है ये पाई जाती थी। यहाँ पर क्या है, आपको इरिगेशन की ज़रूरत नहीं है, यानी कि आपको जो है किसी प्रकार से सिंचाई करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जो है फसलें जो है बिना सिंचाई के भी क्या हो जाती है, फसलों का पैदावार हो जाती है। इसको तलाई भूमि के रूप में जाना जाता है, ठीक है। और अगली आती है पीवल। तो पीवल के बारे में अगर अपन बात करें तो पीवल भूमि इसको कहते हैं जहाँ पर हम सिंचाई जो है तालाब या फिर जो कुएँ हैं, कुएँ के आधार पर या फिर तालाबों के आधार पर जब हम सिंचाई करते हैं तो इस प्रकार की भूमि को क्या कहा जाता है? पीवल कहा जाता है। ये वन लाइनर फैक्ट्स है। बीड़ क्या होता है, माल क्या होता है, बारानी क्या होती है, इसके आधार पर आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा भी एक भूमि है जिसका नाम है गोरमो। गोरमो भूमि क्या होती है? तो ये जो गाँव के आसपास की जो भूमि होती है, गाँव के पास की जो भूमि है उसको गोरमो कहा जाता है। गाँव के पास वाली भूमि को कांकड़, कांकड़ जो है राजस्थान में बहुत ही प्रचलित शब्द है, आपको पता ही होगा। तो ये जो गांव का जो क्षेत्र होता है, मान लीजिए आबादी एरिया है, तो इसके आसपास का जो ये बेल्ट है इसको कांकड़ के रूप में जाना जाता था। यहाँ पर जो है जो कंकरीला भाग था, यहाँ पे जो है कांटेदार जो वनस्पति वगैरह उगती थी, तो इसको कांकड़ के रूप में जाना जाता है। निश्चित रूप से अगर आप राजस्थान से तो आपको इसके बारे में जानकारी होगी। और उसके बाद हम बात करते हैं आगे। तो अगला आता है डीमडू। अगला आता है डीमडू, यानी कि कोई, मान लीजिए आपके कोई कुआं है, उस कुएं के आसपास की जो भूमि है जहाँ पर ये ऐसा स्रोत या फिर एक ऐसा स्रोत, कुआं या फिर एक कोई गड्ढा जहाँ पे वर्षा जल जो है एकत्रित हो जाता है, उसके आसपास की जो भूमि है जहाँ से इस कुएं के माध्यम से सिंचाई की जा सकती है, उस भूमि को क्या कहा जाता है? डीमडू भूमि कहा जाता है, ठीक है। डीमडू भूमि इसको कहा जाता है, ठीक है। और उसके बाद आता है हकत बकत। हकत बकत कौन सी भूमि कही जाती है? तो ऐसी भूमि जो कि जुताई की जा रही है जिस भूमि की, ठीक है। तो जुताई की जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता है? जहाँ पे प्लफिंग की जा रही है उस भूमि को क्या कहा जाता है? हकत बकत के रूप में इसको जाना जाता है, ठीक है। तो ये कुछ प्रकार की भूमियाँ थी। किसके आधार पर ये वर्गीकरण है हमारा? प्रोडक्टिविटी के बेसिस पर है, उत्पादकता के आधार पर जब हमने वर्गीकरण किया तो इतने प्रकार से इसका वर्गीकरण होता है। अब हम बात करते हैं इसके अलावा भी कुछ और भूमि का वर्गीकरण है, उसके बारे में भी मैं आपको हल्का सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन या फिर इसका आइडिया दे देता हूँ आपको। तो इसके लिए अपन पेज ले लेते हैं यहाँ पे। तो इसमें सबसे एक और इम्पॉर्टेंट जो आती है वो आती है गलत हास। तो गलत हास कौन सी भूमि है? तो ये गलत हास वाली जो भूमि है ये क्या हुआ करती थी? ऐसी भूमि जो पानी में डूबी हुई है, ठीक है। पानी में डूबी भूमि को क्या कहा जाता है? गलत हास कहा जाता है, ठीक है। जिसमें ऊपर चारों तरफ पानी है, वो पानी में डूबी हुई भूमि को गलत हास, गलत के अर्थ से ही समझ में आ रहा है, जो गली हुई भूमि है, यानी कि गलत हास के रूप में इसको जाना जा सकता है। इसके अलावा आती है चरनोट। चरनोट तो आपने सुना ही होगा। चरनोट यानी कि चारागाह वाली जो भूमि होती है, जो कि ग्राम पंचायत के क्षेत्र नियंत्रण में आती है। तो ये किसके नियंत्रण में आती है? ग्राम पंचायत के नियंत्रण में रहती है। और ये जो गांव के जो मवेशी हैं उनके चरने के लिए जो है ये मुख्य रूप से ये कार्य चरनोट भूमि करती है, ठीक है। तो ये कुछ भूमियों के प्रकार थे, किसके आधार पर? उत्पादकता के आधार पर। अब अपन बात करते हैं जो टैक्स का असेसमेंट किस प्रकार से किया जाता है, यानी कि आपका लगान का निर्धारण, लगान का निर्धारण कैसे किया जा रहा है। तो लगान के निर्धारण में जो कुछ प्रमुख पद्धतियां जो अपनाई जाती है वो सबसे पहली है बटाई पद्धति।
बटाई पद्धति कहा जाता है, और बटाई पद्धति के अलावा इसको क्या कहा जाता है, तो बटाई पद्धति के अलावा इसका जो अन्य नाम है वो है गला बख्शी। गला बख्शी भी इसको कहा जाता है, ठीक है, या फिर इसको दानाबंदी भी कहा जाता है। लेकिन आप मुख्य रूप से इसको जानिए बटाई पद्धति आखिर है क्या। तो ये एक ऐसी पद्धति है जिसमें राज्य तथा किसान इन दोनों के बीच में भूमि का बंटवारा कर दिया जाता है कि जो फसल होती है, हमारी फसल जो है वो किसान और राज्य जो है इसके बीच में एक निश्चित अनुपात में, क्या एक निश्चित अनुपात में इसको बांट लिया जाता है, एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन के अंदर इसको बांट लिया जाता है। और जनरली इसमें ये देखा जाता है कि जो 1/3 भाग होता है ये राज्य के पास दिया जाता है, ये राज्य को इसका हिस्सा होता है 1/3 भाग का, और बाकी भाग जो है वो किसान के पास ये रहता है, ठीक है। अब ये 3 प्रकार से इसमें निर्धारण किया जाता है, ठीक है, यानी कि जो राजस्व का निर्धारण है इस बटाई पद्धति के अंदर 3 प्रकार से किया जाता है। एक तो होती है खेत बटाई, एक होती है लंक बटाई, और एक होती है रास बटाई, ठीक है। तो अभी हम तीनों के बारे में देखते हैं, खेत बटाई क्या होती है, लंक बटाई क्या होती है, और रास बटाई क्या होती है। तो सबसे पहले इसके बारे में मैं यहाँ लिख लेता हूँ मैं इसके बारे में। तो जब आपकी फसल तैयार है, ठीक है, तो जैसे ही आपकी फसल तैयार है, आपकी जो फसल है वो जब तैयार हो जाती है, तो तैयार होते ही जब आप उसका निर्धारण करते हो तो उसको खेत बटाई के रूप में जाना जाता है, ठीक है। यानी कि आपका एक खेत है, इस खेत में आपकी फसल तैयार हो गई है, अब यहाँ पे असेसमेंट ऑफिसर्स आते हैं और उस खेत का बंटवारा, जैसे 1/3 खेत है तो मान लीजिए इसको ऐसे इस तरीके से 3 भाग में बांट दिया गया, तो ये वाला जो हिस्सा है ये खेत पहले ही बांट लिया, और इसका जो हिस्सा ये किसके पास चला जाता है, राज्य के पास चला जाता है, तो इसको खेत बटाई व्यवस्था कहा जाता है, ठीक है। तो ये खेत बटाई व्यवस्था हमारे पास हो गई। उसके बाद आती है हमारे पास लंक बटाई। तो अभी हम बात करते हैं लंक बटाई की। तो ये लंक बटाई क्या होती है, इसमें क्या होता है कि आपकी जो फसल थी खेत से, इसको काट लिया जाता है और काट कर अलग अलग जगह इकट्ठा कर लिया जाता है, ठीक है। खलिहान जो था हमारे, जो फसल काट के जो है यहाँ पे लेके आ जाता है, इसको बिछा दिया जाता है और उसके बाद इसका बंटवारा किया जाता है। यानी कि अब यहाँ पे खेत को नहीं बांट रहे हो आप, आपने फसल काटी, आपने फसल को उसको बिछा लिया और उसके बाद इसका बंटवारा करते हो, तो इसको क्या कहा जाता है, लंक बटाई इसको कहा जाता है, ठीक है। और तीसरी आती है आपके पास रास बटाई। तो रास बटाई क्या हो जाती है, तो रास बटाई जब आपका अनाज तैयार हो जाता है, तो आपने जब अनाज अपना तैयार कर लिया, ये जो फसल थी, फसल से आपने अनाज तैयार किया, अब इस अनाज का जो एक निश्चित भाग है, वो निश्चित भाग आप क्या करते हो, राज्य को पहुंचा देते हो, तो इसको कहा जाता है रास बटाई। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा इन चीज़ों के बारे में। तो हमने ये 3 चीज़ें देखी, कौन कौन सी चीज़ें देखी, एक तो आपकी खेत बटाई, एक हमने देखी लंक बटाई, और तीसरी हमने देखी रास बटाई। इन तीनों के बारे में हमने तथ्य देखे। जैसे खेत बटाई का अर्थ हमने क्या देखा कि इसमें फसल जो है तैयार होते ही खेत को बांट लिया जाता है। लंक बटाई के अंदर हमने क्या देखा, फसल काट ली और उसके बाद निर्धारण किया, ठीक है। और रास बटाई के अंदर हमने क्या देखा, जब फसल के बाद हमने जब अनाज तैयार हुआ, हमारा जो अनाज बना, उस अनाज का जब हम बंटवारा करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, रास बटाई कहा जाता है। इसके अलावा भी कुछ पद्धति है, जैसे कि कूट पद्धति इसको कहा जाता है। कूट पद्धति का मतलब क्या होता है, यानी कि जो हमारी खड़ी फसल है हमारी, या फिर आपने जब फसल काट के वो जो ढेर है आपने इकट्ठा कर लिया, उस ढेर को एक मोटा मोटा अनुमान, यानी कि आपका ये खेत था, यहाँ पे ये फसल पड़ी है, एक राजस्व अधिकारी यहाँ पे आता है, जो भी असेसमेंट ऑफिसर है वो आता है, और वो एक मोटा मोटा अनुमान के आधार पर जो है क्या करता है, इसका निर्धारण कर लेता है। या तो ऐसे, या फिर आपने इसको काट के और यहाँ पर रख लिया है और इसके आधार पर अनुमान करके इसको क्या किया जाता है, इसका निर्धारण किया जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास दूसरी चीज़ हो गई, ठीक है। अब अपन चलते हैं आगे। अब अगला आता है हमारा जब्ती। जब्ती क्या होता है, तो ये जो कमर्शियल क्रॉप्स होती है, नकदी फसलें होती है। अब आप पूछेंगे नकदी फसलें कौन कौन सी होती है, तो नकदी फसलों में हमने देखा था गन्ना, ठीक है, कपास हो गया, ठीक है, या फिर अफीम हो गया, ठीक है। तो अफीम में प्रथम स्थान किसका है, अभी जो रिसेंट इकोनॉमिक सर्वे के अंदर चित्तौड़ का स्थान है, ठीक है, अफीम उत्पादन के अंदर, ठीक है। तो ये जानकारी आपको होगी। तो ये जो कमर्शियल क्रॉप्स होती हैं, इस पर जो पर बीघा, प्रति बीघा जो है कितना लगान लिया जा रहा है, उस लगान का निर्धारण जो है और वसूली को क्या कहते हैं, अपन जब्ती कहा जाता है, ठीक है। यानी कि कुल मिला के हम क्या कर रहे हैं, प्रति बीघा आप क्या कर रहे हो, ये जो कमर्शियल क्रॉप्स है आपकी, उसको प्रति बीघा के आधार पर उसमें लगान का निर्धारण करके और आप जो है उसका निर्धारण करते हो, उसको जब्ती कहा जाता है। अगला आता है बिघोड़ी का प्रथा। तो बिघोड़ी का प्रथा का मतलब क्या होता है कि आपकी जो भूमि है उसकी उर्वरता, फर्टिलिटी कितनी है और उसकी प्रोडक्टिविटी कितनी है, उत्पादकता कितनी है, इन दोनों को आधार बनाकर जब हम राजस्व का निर्धारण करते हैं, रेवेन्यू का डिटर्मिनेशन करते हैं, उसको क्या कहा जाता है, बिघोड़ी प्रथा कहा जाता है। और ये आप किसान आंदोलन से संबंधित देखेंगे कि जो है बिघोड़ी जो है किसान आंदोलन से संबंधित भी एक तथ्य है, जिसके बारे में हम आगे चल के कभी देखेंगे, ठीक है। जब हम किसान आंदोलन पढ़ेंगे तब उसके बारे में अधिक जानकारी करेंगे। अब अगला आता है लाटा। लाटा पद्धति क्या होती है, तो ये भी भू राजस्व वसूली के लिए अप्लाई जाने वाली एक प्रणाली है, जिसे बटाई भी कहा जाता है। और इस प्रणाली के अंतर्गत हम करते क्या हैं, तो जब फसल आपकी पककर तैयार हो जाती है और उसको जब काट लिया जाता है, साफ़ कर लिया जाता है, तो फिर राज्य का हिस्सा सुनिश्चित किया जाता है। यानी कि आपने फसल काट ली,
ठीक है, पकने के बाद काट ली और उसके बाद उसका निर्धारण करते हो, और ये जो उत्पादन है इसको तोलना आदर किया जाता है, ठीक है, इसमें पदाधिकारी वगैरह बैठे रहते हैं। तो कुल मिला के आपको एक चीज़ याद रखनी है, लेटी हुई, लाटा का मतलब ऐसे समझ लीजिए लेटी हुई, यानी कि जब आपने फसल थी, इस फसल को काट के आपने यहाँ पे लेटी हुई है, इसके बाद आप यहाँ पे जो पदाधिकारी आते थे, वहाँ पे अधिकारी आते थे, चाहे हवलदार, चौधरी, पटवारी, इन सब के निरीक्षण में यहाँ पे जो है इसका बंटवारा हुआ करता था। तो इस पद्धति का क्या नाम था? लाटा पद्धति कहा जाता था इसको, ठीक है। अब अगला आता है हमारे पास क्या? कूटा पद्धति, ठीक है, कूटा हमने देख ही लिया। अब अगला आता है घूघरी। तो ये घूघरी क्या होती है? ठीक है, यानी कि अब इसमें हम जो लगान का निर्धारण है ना, वो उस क्षेत्र में कितने कुएँ हैं और उनकी उत्पादकता कितनी है। यानी कि मान लीजिए आपके पास 2 खेत हैं, इसमें एक कुआँ है आपके पास, यहाँ पर 2 कुएँ हैं, तो इसमें घूघरी के अंदर ये देखा जाता है कि भाई इस पर्टिकुलर क्षेत्र में कितने तो कुएँ हैं और इसकी उत्पादकता कितनी है, इस क्षेत्र में कितने कुएँ हैं, इसकी उत्पादकता कितनी है, उसके आधार पर जो है लगान का निर्धारण किया जाता है। तो यानी कि नंबर ऑफ़ वेल्स एंड प्रोडक्टिविटी, इसके आधार पर हम क्या करते हैं? राजस्व वसूल करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? घूघरी कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा आती है एक भीत की बाँझ। ये जो है बीकानेर के अंदर है भीत की बाँझ। ये क्या होती है? ये ऐसी पद्धति है जिसमें जो एक मान लीजिए आपके पास पूरा गांव है, इस गांव के अंदर मान लीजिए 40 घर हैं, तो उन घरों की संख्या के आधार पर जो है हम जब राजस्व का निर्धारण करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? भीत की बाँझ कहा जाता है, ठीक है। तो ये कुछ प्रमुख तथ्य थे जिनके आधार पर हमने जो है ये सारी चीज़ों को देखा, जिसमें हमने देखा। तो अभी हम इनके बार इसको फिर से रिवाइज़ भी कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने देखा कि वे जो मध्यकाल था, मध्यकाल में कृषि जो है वो आय का राजस्व का एक प्रमुख स्रोत के रूप में जाना जाता था, जिसमें जो है राजा जो था, राजा ही सभी भूमि का मालिक हुआ करता था। इस वजह से राजा को क्या कहा जाता था? भूमिपति के रूप में भी इसको जाना जाता था। फिर हमने बात करी कि भाई उत्पादकता के आधार पर जो है भूमि का जो स्वामित्व है, ओनरशिप है, ओनरशिप के बेसिस पे भूमि 4 प्रकार की हुआ करती थी: खालसा, जागीर, शासन और भोम, ठीक है। इसके बारे में हमने बात करी। अब उसके अलावा हमने क्या देखा? खालसा भूमि के बारे में क्या देखा? जो राज्य के सीधे नियंत्रण में हुआ करते थे, इसको खालसा भूमि कहते थे। जागीर यानी कि जो राज्य की सेवा के लिए या फिर जो जागीरदार हुआ करते थे, जो फ्यूडल लॉर्ड्स थे, उनको जो भूमि दी जाती थी उसको जागीर भूमि कहा जाता था। भूम यानी कि जो राज्य की सेवा में बलिदान देते थे अपना, उनको जो है, या फिर ऐसे व्यक्तियों को दिया जाता था जो राज्य की सेवा में अपना कार्य कर रहे हैं, उनको क्या दिया जाता था? भूम। और इसके अलावा शासन, शासन यानी कि जो धर्म आदि कार्य किए जाते थे, या फिर चारण, भाट आदि जो है इन व्यक्तियों को दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता है? शासन। शासन को आप इस तरीके से लिखते हैं, शासन, इसको इस प्रकार से लिखा जाता है, ठीक है। ये 4 प्रकार की भूमि थी, किस पे? ओनरशिप के बेसिस पे ये 4 प्रकार की भूमि थी। उसके बाद हमने बात करी भू राजस्व व्यवस्था। तो जो हमारे पास लैंड रेवेन्यू सिस्टम है, उसमें हमने देखा भूमि का वर्गीकरण। तो वर्गीकरण के 3 आधार हैं: रेवेन्यू के बेसिस पे, जो अनुदानित भूमि है ग्रांट के बेसिस पे, और उसके अलावा प्रोडक्टिविटी यानी कि उत्पादकता के आधार पर। सबसे पहले हमने बात करी राजस्व के आधार पर, तो खालसा, जागीर, इजरा और भूम। ग्रांट जो अनुदान के आधार पर हमने देखा इनाम, डोली, पसातिया, डुम्बा आदि देखी हमने। उसके अलावा हमने प्रोडक्टिविटी के बेसिस पे देखी बीड़ हो गई, बारानी हो गई, मगरा हो गई, ठीक है। इसके अलावा हमने क्या क्या देखा? ठीक है, चारागाह भूमि देखी हमने, चरनोट जिसको कहा जाता है, तराई देखा, पीवल देखी और गलत हास देखा, ठीक है। उसके बाद हमने बात करी रेवेन्यू के बेसिस पे खालसा होती है, जो कि राज्य के डायरेक्ट नियंत्रण में होती है। इसमें सेंट्रल ऑफिसर्स जो हैं वो क्या करते हैं? भूमि का जो है इसमें इस भूमि पे नियंत्रण स्थापित करते हैं, और इस पे लगान लगाने का, निर्धारण का, सभी प्रकार का जो अधिकार है वो राज्य के पास होता है। उसके बाद हमने बात करी जागीर की। तो जागीर जो है वो राज्य की सेवा में करने वाले जो सामंत हैं या फिर जो स्टेट सर्विस के जो अधिकारी हैं उनको दी जाती थी, और ये मुख्यतः 4 प्रकार की होती थी जागीर: सामंत, हुकूमत, भूम और शासन। 4 प्रकार की जागीर के बारे में हमने देखा। उसके बाद हमने बात करी इजारा की। तो इजारा भूमि क्या होती थी? एक ऐसी भूमि थी जिसका जो है, जिसमें लगान निर्धारण किस प्रकार से किया जा रहा है, वो लगान निर्धारण हमने किया है पब्लिक ऑक्शन के माध्यम से, यानी कि सार्वजनिक नीलामी के आधार पर किया जाता है। और सर्वाधिक बोली लगाने वाले को हम क्या कहते थे? इजारेदार कहते थे। बीकानेर में इसको मुक्ता कहा जाता था, मुकाता कहा जाता था, ठीक है। उसके बाद हमने बात करी भूम। तो भूम वाली जो भूमि है उसको क्या कहा जाता था? जब कोई भी व्यक्ति जो है वो राज्य की सेवा में अपना बलिदान दे देता था, तो उसको जो है वो भूम की भूमि दी जाती थी। और उस व्यक्ति को, ऐसे राजपूत जो है जो राजकीय सेवाओं में अपना बलिदान दे देते थे, इनको भूमि कहा जाता था, ठीक है। इसके अलावा भी हमने 2-3 चीज़ें देखी, जैसे धरुहाला देखा। धरुहाला के अंदर हमने क्या देखा? धरुहाला के अंदर इसमें जो है ऐसे व्यक्ति, धरुहाला यानी कि वो जो रियायतें हैं, वो उन रियायतों को क्या कहा जाता था? धरुहाला कहा जाता था। और ये रियायतें, ये सब्सिडीज़ किसको दी जाती थी? ये सब्सिडीज़ दी जाती थी उच्च अधिकारी हुआ करते थे, उच्च जाति, कुलीन जातियाँ जो थी उनको ये शासक द्वारा ये रियायतें दी जाती थी।
उसके बाद आता है अनुदान से संबंधित भूमि। तो अनुदान से संबंधित भूमि में हमने देखा इनाम। इनाम एक ऐसी भूमि है जो कि टैक्स फ्री है और इस पर किसी भी प्रकार से इसको बेचने का हक नहीं है, ठीक है। राज्य की सेवा के बदले जो है ये दी जाती थी भूमि, और इस व्यक्ति को जो है क्या कहा जाता था, इनामदार कहा जाता था, और इसको ये भूमि बेचने का अधिकार नहीं था। फिर हमने बात करी पसातिया की। तो पसातिया भी जो है स्टेट सर्विस, राज्य में जो सेवा दे रहे हैं उन व्यक्तियों को दी जाती थी, किंतु जब वो सेवा समाप्त हो जाती थी तो राज्य वापस उनसे वो भूमि क्या छीन लेता था, ले लेता था, ठीक है। उसके बाद हमने बात करी डोली की। तो डोली क्या होती थी, जो धर्मार्थ संबंधी कार्य हैं, चैरिटेबल वर्क्स के लिए जो है ये भूमि दी जाती थी। और ये भूमि देता कौन था, तो ये भूमि देता था जागीरदार, ठीक है। तो जागीरदार के अधीन ये भूमि थी, ये भूमि जागीरदार द्वारा दी जाती थी, और ये जो है किसी भी प्रकार का जो मूल्यांकन है, जो टैक्स है, उससे ये भूमि क्या थी, मुक्त थी। उसके बाद हमने बात करी डूंबा की, ठीक है। तो ये जो डूंबा है पर्टिकुलरली, ये डूंबा के बारे में हमने क्या देखा, तो मारवाड़ का जो पाली देसूरी का जो बेल्ट है वहाँ पर ये डूंबा भूमि संबंधित थी, जहाँ पे हमने देखा था कि राजा जो है एक पर्टिकुलर भूमि में व्यक्तियों को बसाता था और फिर वहाँ पे कृषि संबंधी कार्य किए जाते थे, और जब उस वहाँ पे उत्पादन होता था तो उस उत्पादन का एक निश्चित हिस्सा क्या राजा को वापस लौटा दिया जाता था। तो ये जो व्यवस्था थी ये मारवाड़ में प्रचलित थी। मारवाड़ में भी जो गोडवार वाला बेल्ट है, पालू देसूरी वाला, यहाँ पर ये प्रचलित थी, ठीक है। उसके बाद हमने बात करी उत्पादकता के आधार पर बीड़ भूमि, जो कि नदी नाले के आसपास जो भूमि है। माल यानी कि जो काली मिट्टी से संबंधित है। बारानी मिट्टी, जो बारानी जो हमारे पास भूमि है वो क्या है, जिसमें वर्षा से संबंधित, वर्षा पर जो आधारित है, जहाँ पर सिंचाई व्यवस्था संभव नहीं है। तलाई से संबंधित यानी कि जो हमारे तालाब है, तालाब के जो नीचे पेटे वाली जो ज़मीन है उसको क्या कहा जाता है, तलाई। उसके बाद हमने बात करी पीवल की। तो पीवल क्या था, तालाब या फिर जो कुएं से जब इरिगेशन की जाती थी तो उसको पीवल कहा जाता था। गोरमो यानी कि जो गांव के आसपास वाली भूमि को गोरमो कहा जाता था। कांकड़ यानी कि जो गांव से दूर बॉर्डर एरियाज़ में। डिमडू का मतलब क्या होता था, जो कुएं के आसपास की जो भूमि है उसको कहा जाता था डिमडू। फिर हकत बकत क्या होती थी, तो जो भूमि जुताई के बाद वाली जो भूमि थी उसको हकत बकत के रूप में जाना जाता है। चरनोट के बारे में हमने देख लिया। चरनोट किसके अधीन हुआ करती थी, ग्राम पंचायत के अधीन हुआ करती थी, ठीक है। इसके बाद हमने बात करी जो राजस्व निर्धारण की प्रणालियों में बटाई के बारे में देखा, जो राज्य और किसान के बीच में बांटी जाती थी और 1/3 हिस्सा जो है राज्य को दिया जाता था। इसमें 3 प्रकार से निर्धारण किया जाता था, खेत बटाई, लंक बटाई और रास बटाई के बारे में हमने देखा। खेत बटाई यानी कि जब फसल तैयार होते ही खेत को बांट लिया जाता था। लंक बटाई यानी कि जब फसल काट कर खलिहान में लाई जाती थी और उसके बाद उसका बंटवारा होता था। और रास बटाई के बारे में क्या देखा, जब अनाज तैयार हो जाता था, अनाज का बंटवारा जब हमने किया था तो इसको रास बटाई कहा जाता था। कूट यानी कि जब खड़ी फसल है या फिर काटी हुई फसल का जो ढेर है उसके आधार पर एक अनुमान लगाया जाता था, निर्धारण किया जाता था, उसको हम जो है कूट कहा जाता था। जब्ती का मतलब क्या देखा, जो नकदी फसलें हैं हमारी, कमर्शियल क्रॉप्स जैसे गन्ना, कपास, अफीम, नील की खेती जो थी, इन सभी जो इस पे जब हम निर्धारण करते थे प्रति बीघा कितना उत्पादन हुआ है उसके आधार पर जब हम निर्धारण करते थे उसको जब्ती कहा जाता था। बिघोड़ी यानी कि जब उत्पादकता और उसकी उर्वरता यानी कि फर्टिलिटी के आधार पर जब हम निर्धारण करते थे उसको बिघोड़ी कहा जाता था। लाता के बारे में हमने क्या देखा, लाता हमने देखा जब आपने फसल काट दी है, जो लेटी हुई यानी कि लाता यानी कि लेटी हुई, तो फसल कटाई के बाद जब हम उस फसल का निर्धारण करते हैं या फिर उस राजस्व का निर्धारण करते हैं तो उसको लाटा कहा जाता है। घूघरी यानी कि मतलब क्या होता है कि किसी क्षेत्र में कितने कुएं हैं और उसकी उत्पादकता कितनी है उसके आधार पर जब हम निर्धारण करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, घूघरी कहा जाता है। फिर आता है भीत की बाँच। भीत की बाँच का मतलब क्या होता है, बीकानेर में प्रचलित थी। इसमें कुल मिला के ये था कि कितने गाँव में जो जितने नंबर ऑफ़ हाउसेस हैं, जो गाँव जो घरों की संख्या है, गाँव में घरों की संख्या, उनकी गिनती के आधार पर जो है एक निर्धारित दर वसूल की जाती थी, उसको क्या कहा जाता था, भीत की बाँच कहा जाता था, ठीक है। तो ये सारे जो है हमारे पास भू राजस्व व्यवस्था थी राजस्थान के अंदर। और इसका जो अगला टॉपिक है जिसमें हम भू राजस्व प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे, और उसके अलावा जो भूमि संबंधी प्रशासनिक शब्दावली क्या है, जैसे अड़सट्टा के बारे में पढ़ेंगे, छटून पढ़ेंगे, सायर क्या होता है, सायर से संबंधित 1-2 तथ्य के बारे में आपसे बात कर लेता हूँ। तो कुछ और फैक्ट्स के बारे में अभी अपन एक हल्का सा इसका एक आइडिया ले लेते हैं। जैसे अभी हम कल वैसे पढ़ेंगे इसको, अड़सट्टा क्या होता है। जो अड़सट्टा से संबंधित जो सवाल है वो 2-3 बार प्रश्न में पूछे जा चुके हैं, तो अड़सट्टा से संबंधित तथ्यों को भी हमको जानकारी रखनी है कि भाई अड़सट्टा होता क्या है। और ये जो है सवाल महिला पर्यवेक्षक परीक्षा थी उसके अंदर भी ये पूछा गया था अड़सट्टा, तो यानी कि जयपुर से संबंधित है। तो जयपुर राज्य में जो भूमि संबंधी रिकॉर्ड्स थे, जो लैंड रिकॉर्ड्स हुआ करते थे जयपुर में, उसको क्या कहा जाता था, अड़सट्टा कहा जाता था। कुल मिला के आपसे बेसिक सा सवाल यही पूछा गया था कि जो लैंड रिकॉर्ड्स हैं जयपुर के अंदर उसको क्या कहा जाता था, अड़सट्टा के रूप में जाना जाता था। इसके अलावा जो है सायर क्या हुआ करता था, ठीक है। तो ये सायर क्या था, तो ये जयपुर राज्य में सीमा शुल्क था एक प्रकार से, ठीक है। तो ये जो जयपुर राज्य थे इसमें सीमा शुल्क जो लगता था जब आयात निर्यात या चुंगी कर का जो सामूहिक रूप था उसको सायर के रूप में जाना जाता था, ठीक है। उसके बाद अपन जो है इसके अलावा भी हम पढ़ेंगे कर व्यवस्था, जो टैक्स सिस्टम है कि भाई जो लैंड रेवेन्यू टैक्सेस वगैरह किस प्रकार से लगते थे, और जो किसान कितने प्रकार के थे, किसानों का भी वर्गीकरण अपने को पढ़ना है। तो ये नेक्स्ट टॉपिक में अपन किसानों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। उसके साथ साथ जो है कर की दरें कितनी थी इसके बारे में अपन देखेंगे, ठीक है। उनके क्या नाम थे, उनके आधार पर हम चीज़ों को कंसिडर करेंगे। उसके नेक्स्ट चैप्टर में हम जो है हमारे राजस्थान के अंदर सामंत व्यवस्था कैसी थी, कितने प्रकार के सामंत थे, मेवाड़ में कितने सामंत थे, जैसे 16 के सामंत, गोल सामंत, 32 के उमराव, ठीक है, गोल के उमराव आदि के बारे में हम जानकारी लेंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो राजस्थान की प्रशासनिक एवं जो राजस्व व्यवस्था है, ये राजस्थान
का एक सभी विभिन्न परीक्षाओं के अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसको मैं चाहूँगा कि आप 2 या 3 बार इसको रिवाइज़ करें और इस टॉपिक को इग्नोर नहीं करें, क्योंकि ये जो टॉपिक है अपने आप में एक बड़ा वेटेज लेके चलता है और पछताने से बेटर है कि हम इस टॉपिक को 2-3 बार इस पर मेहनत करके इसको हम जो है बहुत जल्दी इसको ग्रैस्प करने की कोशिश करें। अगर आप 2 या 3 बार इसको रिवाइज़ करेंगे तो ये जल्दी चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाएगी और आई होप आपको जो है चैप्टर समझ में आया होगा। और इसकी जो नेक्स्ट पार्ट है वो मैं जल्दी कोशिश करूँगा इसको अपलोड करने की। टाइम जैसे भी टाइम मिलेगा मैं उसको फटाफट अपलोड करने का प्रयास करूँगा। तब तक के लिए आप इसको 2 या 3 बार रिवाइज़ कीजिए और इसको चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और मेरा ये प्रयास रहेगा कि जितना अफोर्डेबल एजुकेशन हो सके यूट्यूब के माध्यम से, यूट्यूब एक ऐसा सोर्स है जिसके माध्यम से जो है हम जो है जन जन तक इस बात को पहुंचा सकते हैं। जो हमारे छात्र हैं, एस्पिरेंट्स हैं, उनको हम जो है इसका लाभ जो है प्रोवाइड करने का प्रयास करेंगे और आपका सहयोग जो है मुझे अपेक्षित है और आप जो है निरंतर इस चैनल को शेयर भी करते रहिए और अपने जो सुझाव हैं या फिर अपने जो डाउट्स हैं उनको मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा और इस संबंधी जो भी नोट्स होंगे वो भी मैं शेयर कर दूँगा। अगर आपकी जो डिमांड होगी उस आधार पर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तब तक के लिए मिलते हैं, रिवीजन करते रहिए एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर। धन्यवाद। जय हिंद।